और अगर एक बार तेरे को भेज दिया पापा ने तो फिर पैसे मिल के रहते नहीं, क्योंकि तेरे को आधा घंटा कोई दे सकता नहीं यार। आधा तू कहीं बस आधा घंटा रुक जाए, वो बोलेगा लगे दो पैसे ज्यादा ले जाए यहाँ से। चलो ओके, वेल डन, वो अच्छी स्ट्रेटजी है। हाँ वसूली मैन, यस। चलो ओके, इंटरेस्ट वाला पार्ट हमारा बाकी था, सॉरी डिविडेंड वाला। कल हमने दो क्वेश्चन कंप्लीट किया था, प्रोविजन रिगार्डिंग सोर्सेस ऑफ डिविडेंड और प्रोविजन रिगार्डिंग डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। ओके चलिए आज नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एसपी के अंदर कहाँ है चैप्टर, यहाँ दिख रहा है कुछ, हाँ यस ओके। दो प्रोविजन कंप्लीट किया, आज हम देखते हैं प्रोविजन रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ डिविडेंड। इसका मतलब क्या है बच्चे लोग सुन लीजिए, एक में ध्यान दो। हाँ बच्चा लोग सुनो, अब देखो कैपिटल डिविडेंड देने के सोर्सेस निकाल लिए, डिविडेंड देने के पहले, डिक्लेयर करने के पहले क्या क्या प्रोविजन फुलफिल करनी है वो भी कर लिया। अब डिविडेंड डिक्लेयर हो गया, अब पेमेंट करनी है, तो पेमेंट करने के लिए कंपनी को कौन सी प्रोविजंस फॉलो करनी है जो कंपनी एक्ट में दिया गया है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। यानी अभी हम कौन सी प्रोविजन पढ़ रहे हैं रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ डिविडेंड। ओके यानी आपको मैंने बताया ना ये चैप्टर के अंदर सिर्फ प्रोविजन प्रोसीजर है, तो आपको सब वही पढ़ना है। ओके दो ही डिविडेंड है, इंटरिम और फाइनल, और बाकी सब प्रोविजन और प्रोसीजर्स दिए गए। ठीक है तो आज डिविडेंड चैप्टर कंप्लीट करते हैं। इसके बाद अपने पास और कोई प्रोसीजर है क्या, देखो तो नहीं है ना, बस इतना ही है, बहुत इजी है, चलो टेंशन नहीं आज। चलो हाँ पहला प्रोविजन का मतलब क्या होता है पहले बताओ। बिफोर वर्किंग स्टेप्स, यानी क्या कि जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं उसके पहले किन किन बातों को हमें देखना है उसको अपन बोलते हैं प्रोविजंस। क्या बोलते हैं, जैसे आप स्कूल ट्यूशन आते हो तो ट्यूशन आने के पहले अपना बैग चेक करते हो ना कि भाई जो सब्जेक्ट सर लेंगे, रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, इररिस्पॉन्सिबल की बात नहीं कर रहा हूँ। ओके हाँ भाई देखते हैं कि कौन से सर लेंगे सब्जेक्ट है कि नहीं, सारी प्रावधान करके आप ट्यूशन पे आओगे तो वो ट्यूशन क्लास सफल हो जाएगी आपकी। ओके वैसे ही कंपनी को भी काम सफल करना है तो उसके लिए सबसे पहले उनको कुछ बातों को देखना है, उसको नाम दिया है प्रोविजंस। क्या दिया है, चलो शुरू करें। तो अब देखते हैं कि पेमेंट मोड यानी पेमेंट करने की प्रोविजन क्या है। ओके क्लियर, समझा। चलिए पढ़ते हैं कि कंपनी लॉ जब प्रोविजन, कंपनी लॉ जब डिविडेंड देती है तो डिविडेंड देने के पहले क्या क्या प्रोविजन करना है वो देखना है। ओके क्लियर, चलिए देखते हैं। पहला रजिस्ट्रेशन, डिविडेंड शैल बी पेड ओनली दोज शेयर होल्डर हुज नेम अपीयर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। सिंपल, ये तो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले पेमेंट का डिविडेंड वारंट बनने के पहले या कोई भी सोर्स के कोई भी मोड के थ्रू पेमेंट देने के पहले कंपनी देखती है कि किनका नाम, सेक्रेटरी देखता है किसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में है, जिसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में है वो मालक है आज की तारीख में, और वो मालक है तो उनके नाम पे ही डिविडेंड वारंट या डिविडेंड बनेगा अमाउंट। ओके क्लियर, उन्हीं को डिविडेंड पेड होगा, समझा। दूसरा मोड, हाँ ये अच्छा बात है, ये मोड ये एक प्रोविजन लेकर ही नया क्वेश्चन बन जा रहा है, तो हाथ पढ़ा दूंगा मैं ये, हाथ पूछो क्यों, क्योंकि ये प्रोविजन ही पूरा एक नया क्वेश्चन आता है। तो देखो डिविडेंड जो है ना बच्चे लोग सुनो, डिविडेंड तीन तरीके से दिया जाता है। पहला डिविडेंड वारंट, जो मैंने आपको बताया कि आपके घर में डिविडेंड वारंट आता है, डिविडेंड वारंट आता है आपके घर में। वो डिविडेंड वारंट कैसे दिखता है आपको दिखाऊं मैं, एक मिनट शांत बैठोगे तो दिखाऊंगा। पहले क्या बैंक के नाम पे बनता है, ऊपर लिख दीजिए एक बार, images of dividend warrant of the companies। ओके यहाँ पे दिख रहा नहीं है, लेटर के साथ आता है डिविडेंड वारंट।
ऐसे बैंक के नाम पे आता है एक्चुअली। ठीक है, मैं आपको दिखा दूंगा। ओके, अभी फिलहाल नहीं देख पा रहा हूँ कोई टेक्निकल रीजन की वजह से। यहाँ प्रॉपर नहीं आ रहा है वो एक्चुअली। ये बोल सकते हैं हम डिविडेंड वारंट एक प्रकार से। क्या वो बेटा कुछ इशू है? हाँ बोलो। ब्लैंक आ गया, ठीक है, नहीं दिखा रहा है, रहने दीजिए, मैं आपको दिखा दूंगा, कोई इशू नहीं है। बकायदा बैंक के नाम पे बनता है, यानी क्या होता है, वो डिविडेंड वारंट आपके पास एक लेटर के साथ आता है। वो डिविडेंड वारंट शेयर होल्डर्स को दिखाना पड़ता है, कहाँ पे? चलो बैंकर को, और फिर बैंकर आपको पैसे ग्रांट करता है, मंजूर करता है। ओके क्लियर? चलो, इस तरीके से एक पहला मोड है डिविडेंड वारंट। दूसरा मोड है डिविडेंड मैंडेट। ये मैंडेट क्या है? एक मैंडेट फॉर्म आता है, वो आपने कंपनी को भर दिया, अगर आपने भर दिया, तो भरने के बाद अब आपका पैसे के लिए डिविडेंड वारंट नहीं आएगा, अब आपका पैसा डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में आएगा। इससे क्या होगा? अनक्लेम डिविडेंड रहता ही नहीं है। मैंडेट फॉर्म का एक बेनिफिट क्या है कि अनक्लेम डिविडेंड रहेगा ही नहीं, क्योंकि क्या होता है, डिविडेंड वारंट के थ्रू पैसे आए ना अगर आपके पास, सभी के पास, तो वो आप शेयरहोल्डर्स को बैंकर के पास लेके जाना पड़ता है। लेकिन मैंडेट फॉर्म भरने के बाद अब कंपनी आपको डिविडेंड वारंट नहीं, डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में पैसे क्रेडिट कर देगी। उसको बोलते हैं मैंडेट मोड। क्या बोलेंगे उसको? डिविडेंड मैंडेट। यानी एक फॉर्म आता है, वो फॉर्म भर के आपको देना पड़ता है और डायरेक्ट फिर आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। तीसरा मोड है इलेक्ट्रॉनिक मोड। सॉरी, ये एनईएफटी वगैरह जो मोड है ना, बैंकिंग, नेट बैंकिंग मोड, आरटीजीएस, एनईएफटी मोड, ईसीजीएस मोड, तो ये उसके इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी आजकल कंपनियां आपको पेमेंट करती है। तो इस तरीके से ये 3 मोड्स है जिसके थ्रू कंपनियां डिविडेंड देती है। किसको? उसके शेयरहोल्डर्स को। तो कंपनी को डिविडेंड देने के पहले मोड चेक करना चाहिए कि लॉ मुझे कौन से मोड अलाउ कर रहा है। तो क्या बताओ आप मुझे, ये तीनों मोड आपको समझ में आया? डिविडेंड वारंट क्या होता है, डिविडेंड मैंडेट क्या होता है, और इलेक्ट्रॉनिक मोड क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक मोड आज सबसे ज्यादा चलता है। मेन बात, आज डिविडेंड वारंट बंद ही हो गया है, लेकिन फिर भी कुछ कंपनियां डिविडेंड वारंट बेचती है, जो नेशनलाइज लेवल पे नहीं होती है, स्टेट लेवल पे होती है, वो डिविडेंड वारंट बेचती है। जैसे एग्जांपल अभी कोऑपरेटिव बैंक्स हो गई, तो कोऑपरेटिव बैंक का अगर आप शेयर खरीदते हो तो आपको डिविडेंड वारंट आता है आज भी। समझा आपको? क्लियर? चलो, तो अभी एक बार देख लेते हैं इसको, मोड का प्रोविजन क्या है। डिविडेंड में बी पेड टू शेयरहोल्डर बाय चेक, डिविडेंड वारंट, डिविडेंड कूपन और एनी इलेक्ट्रॉनिक मोड। अब बताओ डिविडेंड कूपन किसको भेजते हैं हम? शेयर वारंट होल्डर। लिखो क्या होता है शेयर वारंट होल्डर, मालूम है आपको? शेयर सर्टिफिकेट का एक सब्स्टिट्यूशन है शेयर वारंट, मैंने आपको पढ़ाया था, याद दूंगा अगर आपको तो। जैसे ट्रांसफर, ब्लैंक ट्रांसफर होता है ना, ब्लैंक ट्रांसफर, वैसे ही कंपनी से आप शेयर वारंट ले सकते हो। शेयर वारंट क्या होता है? एक सर्टिफिकेट होता है जिसके अंदर शेयरहोल्डर का नाम ब्लैंक होता है, उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन ब्लैंक होती है, बाकी सब एज इट इज होती है। लेकिन वो फुल्ली पेड अप वाले शेयरहोल्डर को ही मिलता है, सिर्फ पार्टली वालों को नहीं। और दूसरी बात, वो ट्रांसफर होता है बाय मेयर डिलीवरी। कैसे होता है? बाय। तब ऐसे पर्सन जिसका डेटा कंपनी मेंटेन कर रही नहीं है, तो उसके लिए शेयर वारंट के अंदर ही बहुत सारे कूपन वो पहले से ही अटैच कर देती है कि जब भी डिविडेंड डिक्लेयर हुआ कि आप बैंकर के पास जाना, कूपन देना, आपके हिस्से का आपको अमाउंट मिल जाएगा। तो इस तरीके से कूपन के थ्रू भी डिविडेंड वारंट मिलता है। मैंने आपको बताया था, या ब्लैंक ट्रांसफर, ये हमने कूपन का वर्ड यूज किया है ना पहले भी। ओके, समझा आपको? क्लियर? तो इस तरीके से शेयर वारंट होल्डर जो है वो कूपन के थ्रू पेमेंट लेता है। इसके लिए डेटा कंपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन मेंटेन करती नहीं, किसका? शेयरहोल्डर्स का। और इलेक्ट्रॉनिक मोड हमने नीचे पढ़ा, वो आप इसमें डिविडेंड मैंडेट भी सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। और एक बात करो, डिविडेंड वारंट और कुछ नहीं है, इट्स अ वन टाइप ऑफ चेक। वो चेक का काम करता है एक्चुअली।
क्या मेरी बात आप सभी को समझ आ रहा है? आप किसी बैंक के लिए चेक बनाते हो ना, वैसे ही कंपनी उस बैंकर के लिए डिविडेंड वार्न बनाती है कि हम आपको आदेश दे रहे हैं कि जो भी ये डिविडेंड वार्न लेके आएगा उसको पेमेंट कर देना। समझा? आप बोलिए, तो वो आपका चेक का ही काम कर रहे हैं। ओके, आगे टाइम पीरियड, मैंने आपको बताया था कि एक बार डिविडेंड डिक्लेयर हो गया 30 दिन के अंदर पेड होना चाहिए और 5 दिन के अंदर शेड्यूल बैंक के अंदर पैसे जमा हो जाने चाहिए। हमने ये ऊपर पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। Dividend must be paid within 30 days from the date of declaration of the dividend. The amount of dividend shall be deposited in separate bank account within 5 days from the date of declaration of dividend. क्या मेरी बात आपको समझ में आई? 5 दिन के अंदर पैसा जमा होना चाहिए डिक्लेरेशन के और 30 दिन के अंदर पेमेंट पहुंचानी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल आज 31 मार्च 2023 को हमने डिविडेंड डिक्लेयर किया एजीएम के अंदर, 5 अप्रैल के अंदर पैसे शेड्यूल बैंक के अंदर पहुंच जाना चाहिए और दूसरा 31 मार्च से लेकर 30 अप्रैल 2023 के अंदर सभी को डिविडेंड वारंट पहुंच जाना चाहिए। नहीं तो वो डिविडेंड क्या कहलाएगा? अनपेड डिविडेंड। क्या कहलाएगा? हाँ। ज्वाइंट होल्डर्स ऑफ द शेयर, अगर कोई पर्सन 2 लोग मिलकर शेयर खरीदते हैं, ज्वाइंट होल्डर, तो किसके नाम पे डिविडेंड वारंट बनेगा? वो देखो, in case of joint holder dividend will be paid to the first name of the person in the register of member। अगर 2 लोग मिलके स्पाउस, हस्बैंड वाइफ या सिबलिंग्स, बहन भाई, ये दोनों लोग मिलके शेयर खरीदते हैं तो जो फर्स्ट नाम रहेगा उसके नाम पे ही डिविडेंड कंपनी बना के उनको देगी वारंट। ओके, क्लियर? नेक्स्ट है डेब्ट। मैंने आपको बताया था कि जैसे ही वंस डिविडेंड डिक्लेयर इट बिकम अ स्टैट्यूटरी डेब्ट। अब स्टैट्यूटरी डेब्ट शायद देव कभी भूलेगा नहीं, है ना देव? याद है? स्टैट्यूटरी डेब्ट है कर्जा, कंपलसरी वाला कर्जा जो लॉ बनाता है। इन्हें एक बार कंपनी ने मुंह मार लिया एजीएम फाइनल डिविडेंड का, तो वो डिक्लेयर होने के बाद कैंसिल होता नहीं है, रिवोक नहीं होता है, कंपनी को देना ही पड़ता है। तो कंपनी के लिए इंटरनल लायबिलिटी क्या होगी वो? क्योंकि मालक का पैसा बिजनेस के अंदर फर्स्ट पार्टी लायबिलिटी कहलाती है। इसलिए आगे डिविडेंड प्रायोरिटी, किसको मिलता है पहले प्रायोरिटी? प्रेफरेंस होल्डर को। कब? ये देखो, मैंने आपको बताया एसपी अगर रट्टा मारने वाला कंसेप्ट सोच रहे हो तो नहीं होगा। समझ में आ रहा? क्लियर? अरे आ रहा क्या समझ में? अब देखो, कुछ लोग क्या होते हैं सेंटर के भरोसे बैठते हैं, कुछ लोग गांव में एडमिशन लेके बैठ जाते हैं कि हम लोग तो पढ़ाई नहीं भी हो जाएगा। तो बेटा चीटिंग करने की भी कला चाहिए मुझे। क्यों? क्वेश्चन घुमा फिरा के आएगा, ढूंढते बच जाओगे, एक क्वेश्चन न मिले तुमको। क्यों चीटिंग? देखो, क्वेश्चन चीटिंग ढूंढने के लिए भी तो अपने को कला चाहिए ना, वो आना चाहिए ना। क्वेश्चन कहाँ से आया? यहाँ पता ही नहीं है कॉन्सेप्ट से ढूंढते बैठ रहे हो गए 3 घंटे। बोलती क्लास टीचर पेपर गया, साल गया, बर्बाद। इसलिए बोलता चीटिंग के भरोसे मत रहो, अपने खुद के मन से लिखो, वो बेटर है कंसेप्ट समझ के। अब ये पता होना चाहिए ना डिविडेंड प्रायोरिटी किसको है पहले बताओ। और ये पढ़ने वालों को बताता है, रट्टा मारने वाले चीटिंग करने वालों को नहीं होता है। Preference shareholders are entitled to the dividend before it is paid to equity shareholders. As per the terms of issue of preference share, equity shareholder will get dividend at fluctuating rate। मालूम ना आपको? प्रेफरेंस शेयर को फिक्स्ड रेट मिलता है और इक्विटी शेयर को फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है। डिफॉल्ट, यस, कंपनी अगर डिफॉल्ट करती है पेमेंट और डिविडेंड, क्या है प्रोविजन? देखो, डिफॉल्ट इन पेइंग डिविडेंड इन द गिवन टाइम रिजल्ट इन, क्या आएगा? देखो सुनो, पनिशमेंट टू एवरी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, हर एक डायरेक्टर को पनिश मिलेगी। क्या ऑफेंस होता है? ऑफेंस। कंपनी विल बी लायबल टू पे अ सिंपल इंटरेस्ट एट रेट 12% पर एनम ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन द डिफॉल्ट कंटिन्यूज। जिस दिन से डिफॉल्ट किया यानी देरी कर दी, 12% साल के हिसाब से शेयरहोल्डर्स को डिविडेंड अमाउंट के साथ साथ इंटरेस्ट भी लागू हो जाएगा उस पर, क्योंकि वो पैसा किसका है? शेयरहोल्डर का। तो कंपनी के ऊपर ये क्लेम होगा कि कंपनी शेयरहोल्डर का पैसा वापर रही है, इसलिए ब्याज देना शुरू करो। जैसे अभी 1 महीना देर किया कंपनी ने 30 दिन के बाद, तो 1 महीने का एक्स्ट्रा आपको 1% आपके डिविडेंड के अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट भी आएगा साथ में। ओके, क्लियर? समझा? और ये जरूरी भी है। क्या है ये? जरूरी भी है। समझ में आ रहा क्लियर आपको? तो इस तरीके से ये हर एक डायरेक्टर को पनिशमेंट मिलेगी। पनिशमेंट की प्रोविजन क्या दिया है? वो डिपेंड ऑन द कंडीशन देखकर। और दूसरा 12% साल के हिसाब से, साल के हिसाब से ब्याज चालू हो गया। एक महीना 1%। समझा? जितना देरी करेगी उतना ब्याज लागू 30 दिन के बाद।
30 दिन के बाद, यानी एग्जाम्पल 31 मार्च को डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, ओके, 31 मार्च से 30 अप्रैल तक के उनको चांस है, दे दो, नहीं दिए उसको जितना देरी करेंगे पर मंथ 1%, 12 महीने का 12%, ऐसे चालू है ब्याज, तुमको टेंशन नहीं है, तुमको जितना अनपेड करेगी उतना वो देरी करेगी उतना उसको ब्याज देना पड़ेगा। गॉट इट क्लियर, समझा? तो ये थे हमारे पेमेंट करने के पहले के प्रावधान। क्या आज कोई भी कंपनी लक्ष्य जब डिविडेंड देती है तो डिविडेंड देने के पहले इन सब बातों को देखती है। गॉट इट क्लियर, समझा आपको अच्छे से? अब हम आते हैं, बात करते हैं मुद्दे की, वो है मोड्स ऑफ पेमेंट। ये हमने पढ़ा अभी के बीच, एक बार रफ्तार से इसको निकाल लेते हैं, अगर कुछ नया रहा तो बता दूंगा, नहीं तो फिर डायरेक्ट आगे बढ़ेंगे। डिविडेंड पेएबल इन कैश मे बी पेड बाय चेक, वारंट और बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड टू द इंटाइटल्ड शेयर होल्डर। इंटाइटल्ड यानी जो जिनके साथ वो बंधे हुए हैं, यानी कंपनी जिनके साथ बंधी हुई है उन्हीं शेयरहोल्डर्स के नाम पे डिविडेंड, वारंट, कूपन या इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू पेमेंट जाएगी। फॉलोइंग आर द मोड्स, मोड्स यानी टाइप्स, मेथड्स, पेमेंट की मेथड्स, ओके, समझ आ रहा है भैया? ये कभी आपको मेथड लिख के आएगा पेपर में तो क्वेश्चन घुमा फिर के आएगा, टाइप्स, काइंड्स ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड, ऐसा लिख के आया क्वेश्चन, तो आपको यानी लिख के आना है, ओके? 3 मोड्स है पेमेंट ऑफ डिविडेंड एज फॉलोज। देखते हैं, पहला डिविडेंड वारंट, मैंने आपको बता दिया क्या होता है, इट इज अ चेक। क्या ये? देखो ये और कुछ नहीं है, चेक का काम करता है, बिल्कुल। सेंड बाय द कंपनी टू शेयरहोल्डर फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू द रजिस्टर्ड एड्रेस ऑफ द शेयरहोल्डर। मैंने आपको बताया ना, ये डिविडेंड वारंट जो है वो शेयरहोल्डर के घर में आता है रजिस्टर पोस्ट के थ्रू, और फिर डिविडेंड शेयरहोल्डर जो है वो बैंकर के कोई भी ब्रांच में जाके वो डिविडेंड वारंट देगा और बैंकर उसको पेमेंट कर देगी। यानी जैसे अपन चेक देते किसी को, जैसे अभी अपने को चेक मिलता है तो अपन पहले बैंक में जाते हैं, फिर वो चेक देते हैं और फिर जाके हमको पैसे आते हैं ना, वैसे ही सेम यहाँ पे वो भी काम करता है। लेकिन ये बैरल चेक का काम करता नहीं, बैरल चेक नहीं, ऑर्डर चेक का काम करता है। ऑर्डर चेक को मतलब क्या होता है कि उस इन कैश होता है। क्या था ये? इन कैश, यानी अकाउंट में नहीं आते वैसे, ये डिविडेंड वारंट का पैसा इन कैश होता है। 2 टाइप के चेक्स मैंने आपको पढ़ाया था जो इन कैश होते हैं, एक तो बैरर और एक ऑर्डर चेक। क्रॉस चेक क्या होता है? क्रॉस चेक पैसे अकाउंट में आते हैं आपके, है ना, लेकिन ये इन कैश होता है, काउंटर कैश होता है। ये समझा आपको? क्लियर? आगे नेक्स्ट है डिविडेंड मैंडेट। मैंने आपको बताया था ना, एक फॉर्म आता है, अगर शेयरहोल्डर की इच्छा है काय के लिए रेनू का कि उसको पैसे डायरेक्ट उसके अकाउंट में आना चाहिए। भाई काय को जाए पेट्रोल का पैसा खर्च करके बैंक में, पैसे हमारे अकाउंट में आना चाहिए ना भैया, 10 रुपए या 100 रुपए हो, है ना। तो फिर इस तरीके से शेयरहोल्डर को डिविडेंड मैंडेट फॉर्म भर के देना पड़ता है। यानी उसमें बैंक पर्सनल रेसिपिएंट की एड्रेस होती है, मतलब वो होती है बैंक डिटेल इंफॉर्मेशन, उसके थ्रू ही कंपनी आपका पैसा दे सकती है। पूछो क्यों? देखो कोई भी कंपनी को लीगल करस्पॉन्ड करना है, एक्शन करना है, तो पहले उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए रेफरेंस चाहिए होते हैं। क्या चाहिए? रेफरेंस। कंपनी कोई भी लॉ की एक्शन जो है बिना रेफरेंस की नहीं होती। अब आपके अकाउंट में पैसे डालने का भी मुझे रेफरेंस चाहिए, नहीं तो आप उसके ऊपर भी केस कर सकते हो कि मुझे अटकाना चाह रहा है। अरे आ रहा तुम समझ में? जैसे एग्जाम्पल, अभी मैंने किसी के अकाउंट में पैसा डाला तो वो मेरे ऊपर केस करता है, केस। अब आप वो तो खुश होना चाहिए, नहीं, वो बकायदा मेरे ऊपर केस करता है कि ये बोल कि मुझे अटका रहा है, बेवजह देखो मेरे अकाउंट में पैसा डाला, फिर बाद में बोलूंगा कि पैसे दे अब, या इसने मेरे पैसे ले लिए। तुमको समझा रहा कुछ तुमको? इस तरीके से कोई भी रेफरेंस के बिना लॉ के ऊपर कोई लॉफुली कोई एक्शन नहीं होती है। इसलिए कंपनी भी अपने मन मर्जी से तुम्हारे अकाउंट में पैसे डाल सकती नहीं। उसके लिए रेफरेंस क्या है कंपनी के पास? तो मैंडेट फॉर्म। क्या होता है वो? यानी फिर कंपनी अपने पास एविडेंस रखती है कि भाई देखो शेयरहोल्डर ने कहा था इसलिए हम डाल रहे पैसे, कल को कंपनी के ऊपर आफत ना है। इसलिए हमेशा याद ना, लीगल एक्शंस रेफरेंस के बिना नहीं होती है कोई भी। अरे आ रहा क्या समझ में कुछ तुमको? A shareholder may wish यानी इच्छा to get dividend credited directly in the bank account. Shareholder is required to send a request to the company in the prescribed form called dividend mandate. तो जो एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट दिया हुआ है, उस प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में कंपनी को आपको लेटर भेजना पड़ेगा, ये बैंक डिटेल भैया मेरी, हमको डिविडेंड वारंट मत भेजो, हमको क्या भेजो, डायरेक्ट हमारे अकाउंट में पैसे डालो। डिविडेंड मैंडेट गिव्स राइट्स। क्या दे रहा है वो? राइट्स टू कंपनी। देखो कंपनी को ये राइट दे रहा है, हक दे रहा है टू पे डिविडेंड डायरेक्टली टू द शेयरहोल्डर्स बैंकर। समझा? अरे आ रहा क्या समझ में? नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक मोड, आरटीजीएस, एनईएफटी, ईसीजीएस,
ये आजकल बहुत चल रहा है, आपने देखा होगा। कंपनी कैन यूज इलेक्ट्रॉनिक मोड टू पे डिविडेंड टू इट्स शेयरहोल्डर्स सच एज ईसीजीएस। ईसीजीएस का मतलब क्या होता है? ईसीएस ईसीजीएस मोड। एक मिनट देख रहा हूं, गलत है मेरा लिखा हुआ कि उसमें सही वो है। ईसीएस मोड इन बैंकिंग, According to ClearPass, Electronic Clearing Services. Service or ECS method can also be used for paying bills and clearing dues. In simple language, this method means transferring money from one bank account to many other bank accounts or from multiple bank accounts to one bank account. समझा? ओके क्लियर? अंग्रेजी में बोल दिया भाई ने, डबल डबल सुनाने का काम नहीं मेरा, जो भी है बेटा। चलो हाँ तुम्हारी मासी है, ओके कोई बात नहीं, ठीक है। मम्मी को बता देना नई मासी बना के आए हम लोग। चलो ओके आगे बढ़ू। हाँ तो ऐसे ये अलग अलग मोड्स है। ये भैया अभी मैं पढ़ाऊंगा नहीं, मैं जब ओसीएम पढ़ाऊंगा ना उसमें बैंकिंग सर्विसेज है ना उसमें पढ़ाऊंगा ये सब चीजें डिटेल में है। आरटीजीएस, ईसीएस, एनईएफटी, बस शुरू करना ये होने के बाद जितना हमारा टारगेट है उसके बाद। ओके क्लियर? बस अभी ऑलमोस्ट हमारा होने पे आया एसपी। इसके बाद मेरे को मतलब मैंने कहा था ना आपको 20, आज तारीख कौन सी है? 27। जितना हुआ 30 तक फिर रुका देंगे फिलहाल। अकाउंट्स का सब एक ही टॉपिक में पढ़ा है मेरे पास, रिकंसिलिएशन। बोलिए सॉरी। हाँ मैं रीशेड्यूल कर रहा हूँ, तभी तो डाला नहीं शेड्यूल मैंने आपको। उसमें टाइम टेबल में चैप्टर 2 एक अलग टेस्ट लेते हैं, तो क्यों? बड़ी है और वेटेज भी अच्छा है। चैप्टर 2 फिर चैप्टर 3 अलग करेंगे और फिर 1 और 4 कर देंगे। जो चैप्टर छोटे हैं कंबाइन कर देंगे, जो चैप्टर बड़े हैं उसको अलग करेंगे। ओके क्लियर बच्चे लोग? समझा आपको अच्छे से? हम लोग सब प्लानिंग करके बैठे, डोंट वरी, आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ाई करो सिर्फ। जितना कराया है पहले टेस्ट वही होंगी, डोंट वरी अबाउट इट। चलो आगे बढ़ू। अच्छा पहले बताओ ये तीनों मोड समझे? पक्का? कोई डाउट नहीं इसमें? बिजनेसमैन सबसे ज्यादा आरटीजीएस, एनईएफटी मोड यूज करता है आजकल, आपने देखा होगा। ये बैंक का एक इलेक्ट्रॉनिक मोड है। मैंने आपको 11 में जब बैंकिंग पढ़ाया था, नेट बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग 8th ग्रेड में, तब मैंने आपको बताया था कि ये भी एक सर्विस देती है, सेकेंडरी सर्विस। ओके क्लियर? फंड ट्रांसफर। चलो ओके अब हम आते हैं व्हाट इज इंटीरियम डिविडेंड। बताओ क्या होता है? जो डिविडेंड साल के बीच में दिया जाता है, रिस्क पे। किसके रिस्क पे? अपने डायरेक्टर की, जिसके लिए शेयरहोल्डर का अप्रूवल चाहिए नहीं, जो कभी भी बोलने के बाद, मुंह मारने के बाद या डिक्लेयर होने के बाद भी कैंसिल हो सकता है, रिवोक हो सकता है। ऐसे डिविडेंड को कहा जाता है इंटीरियम डिविडेंड, जो और कुछ नहीं है, पार्ट है फाइनल डिविडेंड का। क्योंकि कंपनी अगर इंटीरियम डिविडेंड देगी तो उतना फाइनल डिविडेंड कम दे देगी, सिंपल। समझा आपको बच्चा लोग? एक बार देख लेते, पढ़ते फटाफट ध्यान दो। इंटीरियम डिविडेंड डिक्लेयर बाय द कंपनी बिटवीन 2 एनुअल जनरल मीटिंग। कौन सी? एक जो हो गई और एक जो आने वाली है। इट इज जनरली पेड एट द एंड ऑफ द 6 मंथ, यानी 6 महीना पहले के होने के बाद। इट इज अ पार्ट ऑफ फाइनल डिविडेंड। देखो मैंने बताया ना, ये और कुछ नहीं है, ये फाइनल डिविडेंड का ही पार्ट है, पेड इन एडवांस एंड ऑल्सो इन इज एडजस्टेड अगेंस्ट द फाइनल डिविडेंड। कंपनी ने अगर इंटीरियम डिविडेंड दिया है तो उतना तुमको फाइनल डिविडेंड कम मिलेगा भैया। एग्जाम्पल दू? नहीं दू? क्या समझा? देखो मेरे नालायक को देखो, 50 लाख रुपए कैपिटल था, नेट कंपनी को डिविजिबल प्रॉफिट हुआ 5 लाख साल के एंड में। ए बच्चा लोग बातें नहीं करो रे। अबे 5 लाख 50 लाख का कितना होता? तो कंपनी को रेट ऑफ डिविडेंड, एनुअल फाइनल डिविडेंड कितना देना चाहिए? कंपनी डिक्लेयर किया 10%, लेकिन क्या हुआ था, कंपनी ने बीच में 2 लाख रुपए डिविडेंड बांटा था, 2 लाख रुपए डिविडेंड बांटा था। तो अब कंपनी 10% डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद भी वो आपको सिर्फ 3 लाख ही देंगी। इसको बोलते हैं एडजस्टेड अगेंस्ट द फाइनल डिविडेंड। ये लाइन पढ़ाने के लिए मैंने आपको एग्जांपल दिया। तो हाँ, नहीं मत बुला करो, कुछ नया ही बताना बेटा मेरे को।
यानी अगर प्रॉफिट 5 लाख ही वो साल के एंड में, किताब उसको 5 लाख दिखा रहा है प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, 2 लाख अगर इंटीरियम डिविडेंड दे चुकी है कंपनी, तो बाकी आपको 10% डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद भी आपके हिस्से में सब मिला के 3 लाख ही आएंगे, 3 लाख के पैसे आएंगे। समझा आपको? क्लियर आ रहा? क्लियर समझ में आपको? हाँ, अरे आया क्या समझ में? यानी ये और कुछ नहीं है, इट इज अ पार्ट ऑफ फाइनल डिविडेंड पेड इन एडवांस एंड इट इज एडजस्टेड अगेंस्ट द फाइनल डिविडेंड। यानी अगर 10% देने के बाद भी कंपनी डिविडेंड 3 लाख में से ही देंगी आपको, तो यानी आपको 2 लाख में से पहले दे चुके हैं वो। एग्जाम्पल दू, देखो ये 60-40 हुआ, क्या हुआ? 40% पहले दे चुकी है, ये 60% हुआ ना 5 लाख का, तो आपको अभी 60% ही मिलेगा 5 लाख का। एग्जाम्पल दू, एग्जाम्पल अभी देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल आपको समझा के दे रहा हूं, देखो मेरा काम है आपको समझाना, इसलिए दे रहा हूं। सपोज फॉर एग्जाम्पल 5 लाख में से 50 लाख में से 1 लाख के शेयर्स शशांक के थे। कैपिटल कितना है? 1 लाख रुपए। अब 1 लाख का 10% कितना मिलना चाहिए उसको? 10,000। अब 10,000 रुपए उसको डिविडेंड नहीं आएगा फाइनल डिविडेंड। 10,000 का 40% यानी 4,000 होते, कितने होते? 4,000 उसको ऑलरेडी 2 लाख में से मिल चुके थे, बाकी 6,000 रुपए 3 लाख में से उसको मिलेंगे। तो डिविडेंड रेट ऑफ डिविडेंड लिख के आएंगे 10%, लेकिन आपको हाथ में आएंगे 6,000 रुपए। अब शाम बोलेगा लिख के तो 10% दिए थे, आए तो 6,000 रुपए, ऐसे कैसे? तो कंपनी वहां लिख के देंगी कि 4,000 आपको ऑलरेडी पहले दिए थे, टोटल मिला के साल का रेट ऑफ डिविडेंड 10%। ये समझा? इट इज अगेंस्ट द फाइन एडजस्टेड अगेंस्ट द फाइनल डिविडेंड। क्या होता है समझा नालायक को? हाँ, तो नहीं हाँ में बोला करो। When it is declared at the annual general meeting of the company, it is only the part of payment to be made on account of final dividend for the financial year. The board of directors can declare interim dividend and that shall be deposited in the separate bank account for the payment of the members from the date of declaration of such dividend. यही है पेमेंट आपको करना है अलग बैंक अकाउंट निकाल के। The board of directors may be declared dividend on the shareholders between 2 annual general meeting of the company if authorized by article. बोर्ड के पास पावर है इंटीरियम का, लेकिन तब कब? जब उसका आर्टिकल यानी उसका संविधान बनने के पहले, कंपनी बनने के पहले जो प्रमोटर्स ने संविधान बनाया होगा उसमें अगर डायरेक्टर को पावर दिया होगा तो। और डायरेक्टर को पावर कौन देता है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सच डिविडेंड इज कॉल्ड एज इंटरिम डिविडेंड। तो याद रखना, आर्टिकल अगर परमिट करता है तो ही, और फाइनल डिविडेंड के लिए आर्टिकल परमिट करे नहीं करे वो डिक्लेयर करने का पावर उसके पास है। The interim dividend is declared between the companies make substantial profit. Substantial यानी एक हद के ऊपर, कंपनी को लगता है कि हाँ पहले के 6 मंथ में हमने बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर दिया है, कंपनी फुल कॉन्फिडेंट है कि भैया साल के में तो डिविडेंड पक्का प्रॉफिट होता है, तो कंपनी श्योरिटी से होके फाइनल साल के बीच में ही मुंह मार लेती, चलो इंटरिम डिविडेंड देंगे होशियारी में, होशियारी दिखाने के लिए, ताकि मार्केट में उनका शेयरहोल्डर का शेयर्स का भाव और बढ़े। लाइकली मेंटेन टू ट्रेंड इन द प्रॉफिट, यानी क्या? पहले के 6 महीने में सब्सटेंशियल प्रॉफिट होता है और उनको लगता है कि हाँ ऐसा ही प्रॉफिट मेंटेन होगा आगे की साल तक के पूरे, तो तब कंपनी क्या करेगी? इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर तब कंपनी इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है। समझा मेरे प्यारे बच्चों? समझा? ओके, वेरी गुड। इंटरिम डिविडेंड इज डिक्लेयर ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेटेड प्रॉफिट। ये आपको इसमें आएगा डिफरेंसेस में, बच्चा लोग ये आपको डिफरेंसेस में आ सकता है। इंटरिम डिविडेंड जो है वो कौन से प्रॉफिट में से होता है? एस्टिमेटेड प्रॉफिट। और फाइनल डिविडेंड किस में से होता है? एक्चुअल प्रॉफिट। ओके बेटा, एक्चुअल और एस्टिमेटेड याद आएगा? ओके, आगे बढ़ू। इफ द कंपनी सफर लॉसेस एट द एंड ऑफ द ईयर, और ओवरऑल अगर पहले के 6 महीने में मुंह मार लिया, डिविडेंड दे दिया डायरेक्टर्स ने, और बाद में बिजनेस टोटल घाटे में आ गया, यानी क्या हुआ? पहले के 6 महीने अच्छा चला बिजनेस, फिर मोदी जी आए बोलते भाइयों बहनों दुकानें बंद, तो कंपनियां बंद। अब कंपनियां बंद तो बिजनेस बंद, तो प्रॉफिट कहां से आएगा? वर्किंग में चालू है, तो क्या हुआ? आमदनी 98, खर्चा रुपया, खर्चा रुपये होगा, लॉस हो गया। अब लॉस हो तो क्या करना है? देखो उधर मैंने बताया था आपको, डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड बिकम्स इलीगल, और साल के एंड में वो क्या हो जाएगा? इलीगल।
डायरेक्टर में पर्सनली लाइबल टू रिफंड अमाउंट ऑफ द कंपनी। कंपनी को भैया डायरेक्टर अपनी जेब से फिर भर के देंगे, काय को होशियारी पंथी की, चलो भरो अब, है ना तुमको ज्यादा शौक, बांटो। इंटरिम डिविडेंड इज डिक्लेयर बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, शेयरहोल्डर्स अप्रूवल इज नॉट नेसेसरी, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ओके क्लियर बच्चा लोग? तो इंटरिम डिविडेंड बोर्ड मीटिंग में सब डिक्लेयर होता है और अप्रूव होता है। हाँ, अब इसके फीचर्स क्या है देख लेते हैं। लास्ट है ना क्वेश्चन, ये लास्ट है। पहला, पावर टू डिक्लेयर डिविडेंड, बताओ किसके पास है इंटरिम का पावर? बस वही लिखा हुआ है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज पावर टू डिक्लेयर द इंटरिम डिविडेंड, पेमेंट फ्रॉम होल डिविडेंड, है कि नहीं? ये और कुछ नहीं है, ये पार्ट किसका है? फाइनल डिविडेंड का है। It is a payment on account of whole dividend for the payment. It is a part of final dividend paid in advance. So it is adjusted against the final dividend. अभी बताया एग्जाम्पल ये रहा, अभी देना एग्जाम्पल, इतने में इतने ही मिलता। When it is declared at the annual general meeting of the company. आगे बोर्ड रिजोल्यूशन, यहाँ ये कहाँ पास होता है? बोर्ड मीटिंग में। तो बोर्ड मीटिंग में क्या होता है? वहां अपने बातें करने तो आता नहीं बेचारे डायरेक्टर, है ना, तुम जैसे लड़कियों जैसे, बराबर कि नहीं? आपस में बगीचे में घूमने तो आता नहीं लड़कों जैसे, है ना, और ना ही आंखें इधर उधर देखने आते, बराबर कि नहीं? काय के लिए आते हैं बताओ? बोर्ड मीटिंग में बोर्ड डायरेक्टर, बताओ बोले बेटा बताओ, मोशन पास करने के लिए, रेजोल्यूशन बनाने के लिए, बराबर कि नहीं? तो इंटरिम डिविडेंड रेजोल्यूशन पास जब तक नहीं होगा तब तक के इंटरिम डिविडेंड दिया जाता नहीं है। अब कौन सा रिजोल्यूशन दो होता है, ऑर्डिनरी और, देखते हैं कौन सा पास करना है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज पास रिजोल्यूशन फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ इंटीरियम, नहीं दिया है ऑर्डिनरी, कुछ नहीं दिया है ऑर्डिनरी। ओके बच्चे लोग समझा? स्पेशल के लिए स्पेसिफिकेशन होता है। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, यस, पहले डिप्रिसिएशन कर दो 6 महीने के अंदर ही साल की एसेट्स के ऊपर, उसके बाद अगर पैसा बचता है तो बैठो भैया, ऐसा पहले प्रोविजन कुछ किए नहीं एसेट्स के ऊपर और चले हो खुश करने, नहीं चाहिए ऐसा खुशी, समझा? हाँ, बिफोर डिक्लेयरिंग इंटरिम डिविडेंड द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू मेक अ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टू एंटायर ईयर, नॉट फॉर द प्रोपोर्शनेट पीरियड। साल भर की सारी एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन माइनस करो, फिर भी प्रॉफिट बच रहा है 6 महीने के पहले के 6 महीने में, तो बांटो, समझा? 6 महीने का डेप्रिसिएशन नहीं पकड़ना, साल का पकड़ना, साल का पूरा, वो साल का करंट ईयर का, यानी 6 महीने में ही साल का डेप्रिसिएशन पकड़, एक्सपेंस पकड़ लो। डेप्रिसिएशन क्या है मेरा? इंडायरेक्ट एक्सपेंस। वो पकड़ने के बाद अगर बचता है तुमको प्रॉफिट तो बांटो, नहीं तो कोई बांटने की जरूरत तुमको नहीं है। आगे रिजर्व्स, कंपनी कैन नॉट पे इंटरिम डिविडेंड आउट ऑफ फ्री एनी रिजर्व, न जनरल रिजर्व से, न फ्री रिजर्व से, न डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड से, किससे भी नहीं इंटरिम डिविडेंड देते हैं। हाँ, फाइनल डिविडेंड दे सकते हो लेकिन इंटरिम नहीं, मैंने आपको उस दिन ही बताया था। करो ये टाइम पीरियड, इंटरिम डिविडेंड शुड बी पेड, अब यहाँ पे शुड है, मस्त नहीं है, इट्स एडवाइस। क्या ये? शुड बी पेड विद इन 30 days ऑफ इट डिक्लेरेशन। ओके, सेपरेट बैंक अकाउंट, एंटायर अमाउंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड मस्ट बी ट्रांसफर्ड इन सेपरेट बैंक अकाउंट विद इन 5 days ऑफ द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। समझा आपको क्लियर? 5 दिन के अंदर पैसे बैंक अकाउंट में पहुंचना चाहिए। अच्छा, इट कैन बी रिवोक, ये रिवोक होता है, वो रिवोक नहीं होगा। अगर कैंसिल करना डायरेक्टर को, नहीं यार अपने मुंह मार तो लिया है लेकिन हमको देने की इच्छा नहीं है, मेरे को लग रहा नहीं प्रॉफिट होगा या अपने जेब से आएगा, तो वो कैंसिल भी कर सकते हैं। समझा? अब कल मेरे पास 2 टॉपिक रहेंगे, अनक्लेम अनपेड डिविडेंड और इंटरेस्ट, बस। यानी कल हमारा लास्ट सेशन रहेगा और फिर फाइनली आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अच्छा, एक और बात सुन लीजिए बच्चे लोग, जैसे कि